प्यारे भारत तो क्यों ना हो एक देश एक चुनाव, एक देश एक स्वाभिमान, एक भारत वही एक लोकतांत्रिक क्षेत्र, एक मतदाता एक मतदान केंद्र, एक सुरक्षा बल तो क्यों ना हो एक देश एक चुनाव। पहले हमारे देश में 1952 से 1967 तक एक चुनाव की प्रक्रिया होती थी, लेकिन उसके बाद सिलसिला टूटा और चुनाव में विभाजन हुआ। लेकिन एक बार पुनः नीति आयोग ने चुनावी आयोग को एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया। चुनावी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एक चुनाव का खर्च लगभग 4,500 करोड़ रुपयों का होता है। अगर हमारे देश में पुनः एक चुनाव होने लगे तो एक मोटी रकम की बचत के साथ साथ महत्वपूर्ण संसाधन जैसे यातायात के संसाधन तथा समय की बचत भी होगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से विकास में जैसे जंग लग जाता है, पॉलिसी पैरालाइसिस हो जाती है और महत्वपूर्ण पॉलिसी तो बस कहीं कागज में ही दफ्तर हो जाती है। चाणक्य जी ने कहा था कि देश का उदय और अस्त एक शिक्षक के हाथ में होता है, परंतु दुर्भाग्य हमारे देश के शिक्षक इन चुनावी व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो सारा समय बच्चों की शिक्षा पर न देकर इन चुनावी व्यवस्थाओं पर देते हैं। एनवायरमेंट ऑफ टीचर्स इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने पूरे कामकाजी घंटे का केवल 19.1% बच्चों की शिक्षा पर देते हैं। अगर हमारे देश में पुनः एक चुनाव होने लगे तो हमारे देश के शिक्षक ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की शिक्षा पर दे पाएंगे। एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं तो कई बाधाएं भी है। हमारे राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के कारण एक देश एक चुनाव में बाधाएं भी है। जरूरत है राजनीतिक सहमति की, जरूरत है सत्ता पक्ष और विपक्ष इस विषय पर चिंता तो करे, लेकिन साथ ही सकारात्मक चिंतन भी करें। राजनीतिक दलों से आह्वान करना चाहूंगी कि देश के विकास के लिए मजबूत कदम उठाए, लेकिन उन कदमों को इतना भी मजबूत न बनाए कि वो कभी उठ ही ना पाए। मान्यवर, मेरे विपक्षी सिर्फ एक शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र और लोकतंत्र, और पक्ष पे लोकतांत्रिक होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमें भी लोकतंत्र से उतना ही प्रेम है जितना आपको है, पर हमें धरातल नजर आता है, धरातल की सच्चाई नजर आती है जो आपको दिखाई नहीं देती। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोग लाशों को धोकर बच्चों को खाना खिलाने के लिए मजबूर है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी की नसीब नहीं है और जहां गरीब को काम नहीं दान दिया जाता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहूंगी मेरे विपक्षों से, चलो मान लीजिए एक देश एक चुनाव देश के लिए अनावश्यक है और आपकी मौजूदा प्रणाली सभी समस्याओं को हल कर रही है, तो मुझे बताइए देश में गरीबी क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है और देश में भूखमरी क्यों है और देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए सपन को पूरा क्यों नहीं कर पाया है, पूरा क्यों नहीं कर पाया है। मान्यवर, जब हमारा सामना वर्तमान के चुनाव पद्धति से होता है तो तब हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है करोड़ों का खर्चा, चुनाव का खर्चा, J+ की सुरक्षा, अनभक्तों की फौज और इन चुनावी सत्ताधारियों का बोझ जो कि बन गया है वर्तमान समय में चुनाव पद्धति का फर्जी चरित्र। ऐसे चरित्र का समर्थन करके मेरे विपक्षी सिर्फ और सिर्फ इस सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, क्या भूल गए कि सन 1952 को, सन 1953 को, सन 1962 को जब इसी नीति से चुनाव कराया था तब देश और लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था, तो आज इस नीति का विरोध क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, आप सभी को बताना चाहूंगी एक देश एक चुनाव एक ऐतिहासिक एवं लोकतांत्रिक कदम होगा। आज का दौर परिवर्तन का दौर है, आज का दौर सुधारों का दौर है, आज का समय बदलाव का समय है, आज का समय संसाधनों के अभाव में समझौता करने का नहीं बल्कि उन संसाधनों की व्यवस्था बनाए रखने का दौर है। मान्यवर, अब बात करते हैं देश के प्रथम चुनाव की, जिसमें मात्र 13 करोड़ की राशि खर्च की गई और वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव के आगे आगे ये राशि 3,900 करोड़ में तब्दील हो गई और वहीं 2019 के
था। इतना ही नहीं मान्यवर, 13 जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमें जरूरत है एक देश एक चुनाव की, क्योंकि एक देश एक चुनाव से चुनावी खर्चों में कटौती आएगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी और बार-बार लगने वाली जांच संहिताओं के कारण उत्पन्न पॉलिसी पैलेसेस एवं गवर्नेंस डेफिसिट जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। मान्यवर, मैं इस सदन की समिति में दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक देश एक चुनाव से केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं नीतियों का धरातल पर ढंग से क्रियान्वयन होगा, जिसके माध्यम से इस देश में उचित आर्थिक सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा। देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगी कि केवल धर्म, जाति, भाषा पर पट करना रह जाए इंसान, केवल वोटर लिस्ट तक सीमित न रह जाए उसकी पहचान। चलो मिलकर एक नया कदम उठाते हैं और एक बार पुनः एक देश एक चुनाव पर सकारात्मक मोहर लगाते हैं। अंत में सदन के संचालन से अनुरोध करना चाहूंगी कि उनका फैसला विषय के पक्ष में ही किया जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही है अल्फिशा खानम। अपने जजेस से अनुरोध है कि वो स्कोर शीट पर मार्क्स देते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं अल्फिशा खानम विषय के विपक्ष में अपने विचार रखना चाहूंगी कि मान्यवर, मेरे विपक्षियों की विस्फोटक दलीलें सुनने के बाद मुझे किशोर कुमार का एक बड़ा ही मशहूर गीत याद आता है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि ये जहां मिल गया, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर ये कुछ ऐसे ही धारणा रखते हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, वे ये भूल जाते हैं कि जो योजना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, जो योजना संविधान की संयुक्त संरचना का मुख्य रूप से खंडन करती हो और जो योजना जनता द्वारा चुने गए राजनेताओं की जनता ही के प्रति उनकी जवाबदेही का मजाक बनाकर फेंक दी जाती हो, तो वो योजना विकास नहीं केवल और केवल विनाश ला सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये वही एक देश एक चुनाव है जिस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को तार-तार करता है। ये वही एक देश एक चुनाव है जो संविधान की नीतियों का तिरस्कार करता है और ये वही एक देश एक चुनाव है जो आने वाले कई दशकों तक भारत में संभव ही दिखाई नहीं पड़ता। और महाशय, जिस योजना का मानचित्र ही बनाना संभव न हो तो उस योजना का आने वाले भविष्य के लिए आवश्यक होना तो अपने आप में ही असंभव हो जाता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, इस एक देश एक चुनाव से जुड़े कई प्रश्न हैं मेरे, जो मैं आपकी आज्ञा से इस सदन में उठाना चाहूंगी। सबसे पहला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत सूचित परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, इस एक देश एक चुनाव के कारण इस अनुच्छेद में लाया जाने वाला संशोधन इस अनुच्छेद के प्रशासनिक स्वतंत्रता का नाश कर देगा। तब क्या किया जाएगा? यदि किसी देश में चुनाव होने के कुछ समय पश्चात ही किसी राज्य में या केंद्र की सरकार का गठबंधन टूटने और अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है और अन्य कोई दल बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तीसरा, दल बदल कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। भारत के संविधान के अनुसूची 10 में दिए गए इस कानून को राज्य से हटाकर साफ कर दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप खुलेआम विधायकों और सांसदों की खरीद चालू हो जाएगी। तब क्या किया जाएगा? चौथा प्रश्न, भारत की संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसूची 1 और अनुच्छेद 174 के अनुसूची 1 को हटाकर जब इसके मूलभूत आधार पर फिलहाल किया जाएगा, तब क्या किया जाएगा? पांचवा प्रश्न, अंतिम परंतु कम नहीं, किस देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों, समुदायों के नाम पर कुल मिलाकर 2044 छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो इस देश की विभिन्न संस्कृतियों का संरक्षण करते हैं, उन छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भविष्य क्या होगा महाशय? आखिर क्या? और इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं, अभी ये प्रश्न मुझे मजबूर करते हैं। जब 2 जून 1995 में भारत की राजनीति पर लगे गेस्ट हाउस नामक कलंक को याद करने पर, और ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं। 17 अप्रैल
परिस्थितियों के बदल जाने से पहले उस अराजकता को याद करने में। और मैं कहना चाहूंगी अपने बुद्धिजीवी विपक्षियों से कि इतना सब कुछ होने बिगड़ने उतरने के बाद भी मैं कैसे मान लूं कि एक देश एक चुनाव उस देश के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। महोदय, एक देश एक चुनाव को लागू करने की बहुत बड़ी कीमत इस देश को चुकानी होगी। जी हाँ महोदय, कीमत हमें चुकानी होगी लोकतंत्र के विसर्जन के रूप में, कीमत हमें चुकानी होगी संविधान की आधार के बर्बादी के रूप में, और महोदय कीमत तो हमें चुकानी ही होगी एक देश एक चुनाव से हटकर एक देश एक तमाशा बनने के रूप में। माननीय अटल जी भारत को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर। महाशय, जिस देश की हम पूजा करते हैं, जिस देश को हम अपनी माँ मानते हैं, उस देश की हार हम में से यहाँ किसी को स्वीकार नहीं। और एक देश एक चुनाव जैसी योजना को भारत जैसे देश में लागू करना इस देश की सबसे बड़ी हार होगी। जी हाँ महोदय, जब मेरे विपक्षी ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव को लागू करने से देश के चुनावी खर्चों में कमी आएगी, तब शायद वे ये भूल जाते हैं कि चुनावों में होने वाला आम खर्च तो सदा समान रहेगा, अपितु जिस अधिक खर्चे की गिनती वो कर रहे हैं वो काला धन है जो राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में पानी की तरह बहा देती हैं। और मैं कहना चाहूंगी, क्या ये आवाम को जवाब दीजिए, क्या ये आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए और मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए। मान्यवर, वर्ष 2011 में होने वाले आम चुनाव का खर्च 1840 करोड़ रुपया था और वहीं ये बढ़कर 1870 करोड़ हो जाता है। परंतु अचानक से पता चलता है कि वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव का खर्च 30,000 करोड़ आया। तो 26,130 करोड़ के काले धन का हिसाब कौन देगा? और इन आंकड़ों में कमी लाने के लिए इलेक्शन फंडिंग में बदलाव की आवश्यकता है, चुनावी प्रक्रिया की काया पलटने की नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब मेरे विपक्षी कहते हैं कि बार-बार आचार संहिता के लागू होने से जन कल्याण की समस्याएं नहीं लाई जाती, तब शायद वे ये भूल जाते हैं कि आचार संहिता कुछ महीनों के लिए लागू की जाती है। जब उनकी सरकार बचे हुए 4 साल 9 महीने में कुछ नहीं कर सकी, तो वह इन 3 महीनों में इस पाताल को आकाश में बदलने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी इन सभी भूलों पर हार कर ये कहने पर विवश हो जाती हूँ कि केशव तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के सुर का ज्ञान नहीं झनकार की बातें करते हैं। महाशय, एक देश एक चुनाव इस देश को बेरोजगारी से वंचित, प्रजातंत्र से वंचित, विकास से कुंठित, व्यवस्था से प्रेरित, आर्थिक रूप से दिवालिया, नैतिक रूप पर सवालिया, बौद्धिक रूप पर गंदा और राजनीतिक रूप पर अंधा बनाकर छोड़ेगा। अतः अनुरोध करूंगी कि सदन का संचालन में विपक्ष में किया जाए। धन्यवाद।